नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो के बारे में। मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था किसी परेशानी के कारण, तो उम्मीद है पिछली सभी वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए दोस्तों। बहुत जल्द हम लोग मोनेटाइजेशन के करीब हैं अपने चैनल को लेकर। बहुत जल्द आप लोग हम यूट्यूब के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं एक्सेल के अगले टॉपिक के बारे में। एक्सेल में आज कोई टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, हम बात करेंगे वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। वन लाइनर प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे सीजीएल मेंस की बात करूं, यूपीपीसीएल के एग्जाम्स में कंप्यूटर जो मैंडेटरी हो गया उन प्रश्नों की बात करूं, ओ लेवल की परीक्षा हो, ट्रिपल सी का पेपर हो दोस्तों, या कंप्यूटर ऑपरेटर में आने वाले कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न हैं एक्सेल के संबंधित कुछ 25-30 प्रश्नों की आज मैं बात करने वाला हूं आपसे। उम्मीद रहेगी और मैं आपसे दावा करता हूं उनमें से आपको जरूर उन प्रश्नों को देखने मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको बारीकी से विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ये बताता हूं कि एक्सेल में वो इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके प्रश्नों में आपको दिखाई देंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय मैं कुछ प्रश्नों को आपको लुकआउट करा देता हूं, प्रश्न के बारे में समझा देता हूं, प्रश्न दिखा देता हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको, जो कुछ ऐसे विकल्प हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ ईयर्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक पीडीएफ प्रोजेक्ट किया है, पीडीएफ आपके सामने रखा है। एक एक प्रश्न के बारे में हम आज बात करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाता जाऊंगा। जिस प्रश्न के लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता है प्रैक्टिकल बात करेंगे, और जिस प्रश्न को याद रखना है दोस्तों तो मैं आपको समझाता हूं। तो एक एक करके पहला प्रश्न है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो मालिक हैं बिल गेट्स हैं दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले हैं। आप लोगों को उचित बात कई बार मैं बता चुका हूं इस बात को लेकर कि जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जन्मदाता हैं। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लॉन्च किया था, और एमएस एक्सेल जो है दोस्तों वो ऑफिस का ही एक पार्ट है। यानी एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस एक्सेल। तो मैंने आपको बताया था एक्सेल का विस्तृत रूप की बात कर रहे थे दोस्तों, एक्सटेंशन क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमारे जो बिल गेट्स हैं वो कौन है? आविष्कारक हैं जिन्होंने इसको बनाया। 1990 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई, 1990 में। तो एमएस एक्सेल का विस्तृत रूप की बात कर लेते हैं, यानी बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन होता है विस्तारक रूप, यानी वह एक्सटेंशन जो आपके सॉफ्टवेयर की फाइल के नाम के बाद लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार के एक्सेल के सॉफ्टवेयर की बात करी थी, यानी दो प्रकार में एमएस ऑफिस संस्करण लॉन्च हुआ था। पहला हुआ था नॉर्मल ऑफिस, यानी 2003 से पहले, 2003 और 2003 से पहले के सभी संस्करण दोस्तों हमारे नॉर्मल ऑफिस के संस्करण कहलाते थे। अगर आप एक्सेल के किसी सॉफ्टवेयर नॉर्मल ऑफिस के संस्करण में काम कर रहे हैं तो दोस्तों विस्तारक रूप लगेगा .xls की बात होगी। क्या बात होगी दोस्तों? .xls की बात होगी। यहीं अगर हम बात करें 2007 और 7 से आगे वाले जितने भी 2010, 2013, 2016 के सभी संस्करणों की, तो दोस्तों उसके आगे जो फाइल विस्तारक ग्रुप लगेगा वो लगेगा .xlx की बात होगी। एक मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क का भी यहाँ पर विस्तारक ग्रुप आपको लिख के दिखा रखा है। लिब्रे ऑफिस भी जस्ट लाइक सेम एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लिब्रे कंपनी द्वारा बनाया गया है। उसका जो फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों, उसका फाइल एक्सटेंशन है हमारे पास .ods। तो दोस्तों ये कुछ विस्तारक ग्रुप है। जैसे मैं विस्तारक ग्रुप को आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जैसे राहुल शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, तो शर्मा से हमें क्लियर हो जाता है कि ये ब्राह्मण समुदाय या ब्राह्मण परिवार का लड़का है। ऐसे ही चौहान शब्द की विवेचना से पता चलता है कि ये ठाकुर संप्रदाय से है, ठाकुर है लड़का। तो दोस्तों ये जो सेकेंड पार्ट होता है, जो सेकेंड नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिसे हम लोग बोलते हैं, लास्ट नेम से आइडेंटिटी पता चलती है कि वो व्यक्ति किससे रिलेट करता है। उसी प्रकार से किसी भी फाइल को पहचानना है कि वो फाइल किससे संबंधित है। फाइल नेम दोस्तों कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, मोहन, कुछ भी। बट जो एक्सटेंशन है वो ये बताता है कि वो किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर वह है .xls तो एक्सेल की फाइल तो है लेकिन 2003 संस्करण का है। अगर है वो .xlsx तो वो 2007 या उससे यानी एडवांस ऑफिस में एक्सेल का एक्सटेंशन है। और .ods फाइल इस तरह ग्रुप है तो वो हो जाता है दोस्तों हमारे लिब्रे ऑफिस का। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये याद करने वाली बातें हैं।
आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल में उपस्थित पेज को हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको जो पेज काम करने के लिए मिलता है कुछ इस फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता है कुछ उसमें स्तंभ होते हैं। एक्सेल का जो पेज है वो आपको कुछ स्तंभ और पंक्तियों के रूप में विभाजित होता है, कुछ इस प्रकार से आपको एक्सेल की शीट प्रदर्शित होती है दोस्तों। तो ये एक शीट कहलाती है, यानी एक पेज को हम क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। यानी एक्सेल में काम करने वाले एरिया को, जिसको आप पेज बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसको हम शीट बोलेंगे, वर्कशीट बोलेंगे, स्प्रेडशीट बोलेंगे या बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये कुछ 3 या 4 नाम हैं, आपको ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं कि हम उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं। आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर जो है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता देता हूं कि हम एमएस एक्सेल में जो पेज है उसे स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं एक्सेल का कोई भी सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर ओपन होता है उसे वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्कबुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको हम दोस्तों वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, वर्कबुक। और दोस्तों जब हम एक वर्कबुक ओपन करते हैं तो हमें काम करने के लिए एक एक्सेल वर्कबुक में 3 पेज मिलते हैं, अर्थात 3 शीटें मिलती हैं, जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब भी एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन किया जाता है या कोई वर्कबुक ओपन की जाती है तो कार्य करने हेतु कितने पेज प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर है कि 3 बैलेंस शीटें हमें प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं, एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम शीट्स कितनी होती हैं? दोस्तों एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे मैं आपको ले चलता हूं, तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर है, तो आप देख सकते हैं नीचे कि डिफॉल्ट रूप से 3 शीटें हैं काम करने के लिए। बाईं तरफ नीचे की तरफ मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये देखिए आप, शीट 2, शीट 1, शीट 3, यानी काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 शीटें हैं। और एक शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस F11 यानी F11। अगर मैं इस कमांड का प्रयोग करता हूँ शिफ्ट के साथ F11 का, तो आप देखेंगे शीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हैं मैंने शिफ्ट प्लस F11 को यहाँ पर प्रेस कर लिया कुछ देर तक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शीट बढ़ती आ रही है, बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों डिफॉल्ट रूप से इन शीटों की अधिकतम संख्या का मानक तय किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्स ऑफिस द्वारा, तो वो है आंसर 255 शीट। यानी हम एक समय में अधिक से अधिक शीटों की संख्या 255 कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी के आधार पर शीटों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक मानक सेट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो एमएस एक्सेल में काम करने के लिए अधिकतम सीमा है वो है 255 शीटें। ये प्रश्न बनता है बहुत बार आपके प्रश्न पत्र में, तो हमारा जो आंसर था इसका वो था 255 शीट, यानी जो स्प्रेडशीट है वो 255 होती है दोस्तों अधिकतम। आगे चलते हैं, एक बैलेंस शीट में अधिकतम कॉलम्स की संख्या। दोस्तों ये तीनों चीजें मैं आपको एक साथ समझा देता हूं, ये डिजिट हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जैसे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां कितनी होंगी, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। तो मैं आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर एक एंट्री करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से बात होती है। यहाँ पर ये एक्सेल की एक बैलेंस शीट है। तो मैं यहाँ पर अधिकतम शीटों की संख्या है, वो हमारी कॉलम्स की संख्या कितनी है, 16,384 मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। दोस्तों इतने कॉलम है। कॉलम्स क्या होते हैं? ये कॉलम्स हैं, ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, और इसको जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों वो करते हैं अल्फाबेट, जैसे कि आपको दिख रहा है ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, सी अल्फाबेट, डी अल्फाबेट। दोस्तों ये डिजिट जाएगी 26 तक, क्योंकि अल्फाबेट आप सभी को पता है 26 होते हैं, और 26 के बाद जो सीरीज शुरू होती है वो चलेगी डबल ए बी, ए सी, और ऐसे जाती जाएगी 16,384 तक। तो 16,384वें सेल का नाम क्या होगा? दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, उसका जो नाम होगा वो होगा XFD, यानी कॉलम जो लास्ट कॉलम है उसका नेम कोई पूछ ले वो है XFD, और यह है अल्फाबेट के माध्यम से, यानी अल्फाबेट के माध्यम से संबोधित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार आप बाईं तरफ देख रहे हैं पंक्ति, ये पंक्ति है दोस्तों जो क्षैतिज रूप में होती है। हम इसकी क्षैतिज पंक्तियों की जो एक शीट में अधिकतम सीमा है वो है दोस्तों 10,48,576, 10,48,576, 10,48,576 पंक्तियां हैं, और पंक्तियों को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों कौन? नंबर। जैसा कि आपको दिख रहा है ये 5 नंबर पंक्ति है, ये 7 नंबर पंक्ति है, ये 8 नंबर पंक्ति है, तो उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं दोस्तों नंबर्स। और
अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां हैं 10,48,576 और पंक्तियों को प्रदर्शित करते हैं नंबर्स, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है आखिरी पंक्ति का नाम भी 10,48,576 ही होगा, सेम होगा दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि पंक्तियों का जो नंबरिंग है, पंक्तियों का नंबर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। टोटल नंबर पंक्ति मैंने आपको बता दिया 10,48,576 है, तो अंतिम पंक्ति भी 10,48,576 होगी। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, यानी अगर मैं बात करूं कॉलम्स की और पंक्ति की, उनको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको एक सेल उत्पन्न हो रही है दोस्तों, ये सेल है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर कॉलम्स की, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, COLUMNS कॉलम्स हो गए। उसके बाद बात हो रही थी रो की, ये रोज हैं। और अब बात कर लेते हैं सेल। दोस्तों सेल क्या होते हैं? सेल होते हैं ये बॉक्सेस के रूप में, यानी ये स्तंभ और पंक्तियों से जो कटान से उत्पन्न हो रहा है उन्हें हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये सेल हैं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स काउंट हो जाएंगे C2 यानी C कॉलम की दूसरी पंक्ति इनटू C3, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 17179869,184 ये दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे दोस्तों? सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है CR से। अब आप बोलेंगे CR क्या है? C का मतलब है दोस्तों कॉलम नेम, R का मतलब है पंक्ति का नाम, यानी CR को हो गया कॉलम, पहले कॉलम का नाम आएगा दोस्तों, उसके बाद पंक्ति का नाम आएगा। तो सपोज दैट मैं यहां पर हूं, ये कौन से नंबर की पंक्ति है दोस्तों? ये कौन से नंबर की पंक्ति है? ये कौन से नंबर का कॉलम है? ये कॉलम है G, पंक्ति है कौन सी दोस्तों? 4। तो ये सेल का जो एड्रेस हो गया वो हो गया G4। दोस्तों मैं इसको G4 कह सकता हूं। ये कौन सा सेल है? ये है I कॉलम, ये I कॉलम की 8वीं पंक्ति, तो ये एड्रेस हो गया I8। तो भैया हमारे पास जो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है सेल्स का। तो लास्ट कॉलम था हमारा XFD, लास्ट पंक्ति थी 10,48,576, तो लास्ट सेल कौन सा होगा? CR वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले कॉलम का नाम फिर पंक्ति का नाम। तो लास्ट कॉलम है हमारा XFD और लास्ट पंक्ति है 10,48,576 दोस्तों। तो अंतिम जो हमारा सेल है उसका नाम है XFD 10,48,576 और पहला है A1, अंतिम है XFD 10,48,576। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, और अंतिम कॉलम का क्या नाम है, अंतिम सेल का क्या नाम है, और अंतिम पंक्ति का क्या नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि 16,384 कॉलम थे हमारे, 17,17,98,69,184 ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए। आगे चलते हैं, एक सेल में सामान्य चौड़ाई के अनुसार 9 कैरेक्टर, दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आ गई, 9 कैरेक्टर की स्पेसिंग, कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, 9 कैरेक्टर विद स्पेसिंग, यानी स्पेस सहित। क्या बात हो रही है दोस्तों? ये बात हो रही है कि अगर एक सामान्य सेल की चौड़ाई के अनुसार, मैं एक नई वर्कशीट ले लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कह रहा है कि एक सामान्य सेल की चौड़ाई के अनुसार, ये दोस्तों सेल की एक सामान्य चौड़ाई है। और मैं इसमें आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ कैप्स लॉक ऑन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देख सकते हैं मैंने 9 कैरेक्टर्स, मैं जूम इन कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी पड़ेगी, 9 कैरेक्टर्स विद स्पेसिंग। दोस्तों अभी फिलहाल स्पेस नहीं है, 9 कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। स्पेसिंग का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मैं किसी को एक को डिलीट करके एक स्पेस दे दूं दोस्तों, तो भी आप देखेंगे अब कैरेक्टर्स तो 8 हो गए, लेकिन बीच में एक स्पेस है, तो मैक्सिमम हम लोग कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं दोस्तों? मैक्सिमम लिख सकते हैं 9 कैरेक्टर्स बिना विद स्पेस, यानी स्पेस सहित। तो हम एक सेल की सामान्य चौड़ाई के अनुसार अपने एक सेल में 9 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, 9 कैरेक्टर्स लिमिट है। और दोस्तों अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड, अधिकतम कैरेक्टर लिमिट, यानी एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं? तो उसका आंसर है 1024 कैरेक्टर विद स्पेसिंग। कितना दोस्तों? 1024 कैरेक्टर विद स्पेसिंग। आगे चलते हैं, किसी सेल में नंबर लिखने पर उसकी डिफॉल्ट रूप से सिधाई राइट तरफ होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, क्या कह रहा है? तो अब देख लेते हैं कि अगर मैं किसी एक सेल में दोस्तों कोई अल्फाबेट लिखूं, एंटर प्रेस करूं, तो आप देख सकते हैं उसकी सिधाई सेल से बाईं ओर है। यदि अगर किसी सेल में मैं कोई नंबर लिखूं, फिर एंटर प्रेस करूं, तो आप देखेंगे इसकी सिधाई सेल के अकॉर्डिंग राइट साइड पर है। दोस्तों ये प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण कि अगर आप किसी सेल पर कोई अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसकी सिधाई सदैव
लेफ्ट साइड रहेगी, उसका अलाइनमेंट रहेगा बाईं ओर लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखिए मैं एच लिख रहा हूं तो लेफ्ट साइड है, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूं तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अगर आप कोई नंबर लिखते हैं वो उसकी सिधाई रहेगी हमेशा राइट हैंड साइड पर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है आप लोगों को। आगे चलते हैं। एक्सेल में पहले कॉलम का नाम ए, अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है, मैं आपको बता चुका हूं अभी। एक्सेल में पहली पंक्ति का नाम 1 और अंतिम पंक्ति का नाम 10,48,576 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्सेल में पहले सेल का नाम A1, यानी A1 वही CR वाला फॉर्मूला, ए कॉलम का नाम 1, पंक्ति का नाम तो हो गया A1 और अंतिम सेल का नाम हो गया लास्ट कॉलम XFD। लास्ट पंक्ति 10,48,576, तो लास्ट सेल कौन सा हो गया? XFD 10,48,576। एक्सेल में किसी भी प्रकार का ऑपरेटर फॉर्मूला यूज करने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, आप MS एक्सेल पे हैं, आप किसी भी प्रकार का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार के ऑपरेटर का इस्तेमाल कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों इक्वल टू का निशान लगाना बहुत ही आवश्यक है। बिना बराबर के एक्सेल पर किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और एक्सेल पर अगर बराबर नहीं लगाया कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन नहीं हुई तो एक्सेल किस काम का? दोस्तों एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। इक्वल टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल काम करने के लिए एक्सेल की वर्कशीट पर। देखिए मैं यहां पर अगर दो संख्याओं का जोड़ कर दे रहा हूं 5 के साथ, मैंने यहां पर प्लस का सिंबल लगाया 6 और एंटर प्रेस करूंगा तो किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं होगा। यही मैं अगर इक्वल टू के साथ 5 + 6 लिखकर एंटर प्रेस करता हूं तो बराबर का जादू देखिए आप, इसको ऐड कर देगा। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहां पर 11 डिजिट आ गई। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में बराबर का चिन्ह लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में किसी भी प्रकार की गलती को हैश चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? कह रहा है कि अगर हम किसी प्रकार की गलती करते हैं तो जो इंडिकेशन होता है वो हैश सिंबल के द्वारा होता है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगा देता हूं, सम होता है SUM, मैं लिख देता हूं दोस्तों सैम। सैम को प्लस कराना है, कॉमा 5 + 6 ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला लगाने का दोस्तों तरीका है, कॉमा लगा दिया मैंने यहां पर, 5 + 6 ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, बस मैंने गलती यहां ये करी है कि यहां पर सम की जगह सैम लिख दिया है, क्योंकि आपको एरर मैसेज शो कराना है कि हैश सिंबल किस तरीके से प्रदर्शित होगा। अगर ये फॉर्मूला गलत है तो उसको इंडिकेट करेगा, गलती को इंडिकेट करेगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं हैश नेम एरर है। हैश नेम के द्वारा उसने एक एरर मैसेज दे दिया, यानी हैश जहां पर लग गया। एक्सेल में किसी भी प्रकार की गलती को हैश सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आगे ये कैसे ठीक होते हैं, कि आपको फॉर्मूले को कैसे ठीक करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है एक्सेल की, उसमें जाकर सभी प्रकार की एक्सेल रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो किसी भी गलती को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों हैश सिंबल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 और डिफॉल्ट फॉन्ट फेस कैलिब्री होता है। दोस्तों फॉन्ट साइज हो गया है हमारा लेखन कार्य का आकार, और फेस हो गया यानी चेहरा जैसा वो दिखता है। तो दोस्तों Ctrl+N दबा के आपको नया डॉक्यूमेंट एक्सेल का वर्कबुक दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर की तरफ कि जो हमारा फॉन्ट बॉक्स के अंदर जो हमें वर्कशीट जैसी मैंने नहीं खोली, तो मेरे को जो फॉन्ट फेस मिला वो मिला कैलिब्री, यानी डिफॉल्ट रूप पहले से जो सेट होता है उसे डिफॉल्ट बोलते हैं और उसे बाद में बदला जा सकता है। तो फॉन्ट फेस मिलता है कैलिब्री, फॉन्ट साइज है 11, न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है दोस्तों 8, अधिकतम होता है 72, डिफॉल्ट होता है 11। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सेल में न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 है, अधिकतम 72, और जो डिफॉल्ट है वो होता है 11। जो डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का फेस है यानी लेखन कार्य का स्टाइल, जैसे कि आप लेखन कार्य लिखते हैं, वो है आपका कैलिब्री। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक्सेल में जूम साइज है दोस्तों न्यूनतम 10%, अधिक जो डिफॉल्ट है वो 100% और अधिकतम 400%। इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक्सेल में राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आपको जूम मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं, जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी 100 पर है, यानी डिफॉल्ट स्थिति इसकी 100% होती है। मैं बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, देख सकते हैं 10% आपको यहाँ दिख रहा है, मिनिमम जूम है। अधिकतम कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ 400 आपको मेंशन हो रहा है। तो न्यूनतम जूम साइज दोस्तों कितना हो गया? न्यूनतम जूम साइज हो गया हमारा 10%, अधिकतम जूम साइज हो गया 400%, और डिफॉल्ट जो है दोस्तों वो हमारा कितना है? वो 100% है। तो उम्मीद है जूम साइज से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। न्यूनतम कितना, अधिकतम कितना, डिफॉल्ट कितना। न्यूनतम आप लोगों को दिख रहा है 10% है न्यूनतम,
जो डिफॉल्ट है वो 100% है और जो अधिकतम है वो 400% है। आगे चलते हैं। एक्सेल में प्रत्येक फॉर्मूला के साथ ब्रैकेट लगाना आवश्यक होता है दोस्तों। ब्रैकेट होते हैं कुछ इस तरीके के, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं। बिना फॉर्मूले में बिना ब्रैकेट के फॉर्मूला दोस्तों रन नहीं होगा। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका कि किस प्रकार से ये काम होता है। ये लीजिए, मैं बराबर का चिन्ह लगा दे रहा हूं। सम मैंने यहां पर लिख दिया, सम के बाद मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं। 8,9 करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो गया, क्योंकि किसी प्रकार का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। यही चीज मैं आपको ब्रैकेट के साथ करके दिखाता हूं। आप देखिएगा फॉर्मूला रन हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में हम चलते हैं। ब्रैकेट ऐड कर देता हूं मैं केवल। यहां पर मैंने शिफ्ट के साथ टाइम बटन प्रेस किया, ब्रेसेस आ गए, ब्रैकेट आ गया, और मैंने शिफ्ट के साथ 0 प्रेस किया तो ये ब्रेसेस आ गया। इक्वल टू सम 8,9 एंटर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कैलकुलेशन हो गई। फॉर्मूले के साथ ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फॉर्मूले के बिना ब्रैकेट के किसी भी प्रकार का फॉर्मूला रन नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सेल में न्यूनतम फॉन्ट साइज 8, अधिकतम 72 और डिफॉल्ट 11 होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सेल में सेल एड्रेस हेतु CR नियम, मैंने आपको बताया था। CR का मतलब हो गया पहले कॉलम का नेम फिर पंक्ति का नाम। CR किसी सेल का नाम है, यानी अगर वो C कॉलम की दूसरी पंक्ति है तो यहाँ C कॉलम है और पंक्ति 2, तो इसका जो एड्रेस हो गया वो हो गया दोस्तों C2। सेल का एड्रेस हो गया C2। तो पहले कॉलम का नाम फिर पंक्ति का नाम आता है, ये CR नियम है। आगे चलते हैं। MS एक्सेल में सामान्यतः कार्य करने के लिए न्यूनतम जूम साइज 25% व अधिकतम 200% होता है। दोस्तों ये क्या बात है, एक सामान्य तौर पर 10% पे आप देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट इस तरीके दिखाई देती है, क्योंकि आप इतनी 10% जूम कर रखा है, इतना छोटा हो चुका है कि आप इसे कार्य करने के बाद देख ही नहीं पाएंगे। आपको किसी प्रकार का कार्य प्रदर्शित नहीं होगा। 400% में जूम साइज कर देता हूं, 400%। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ ही सेल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। आपको इतनी छोटी बैलेंस शीट में कार्य कर पाएंगे, और यानी आप बड़ी बैलेंस शीट को देख नहीं सकते। दोस्तों ये क्या बात हो रही थी, 25% और ये 200% क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर व्यू ऑप्शन है, तो मैं जूम पर जब क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स हमारे सामने खुलता है। तो आप देख सकते हैं 25% और 200%। दोस्तों ये वो आंकड़े हैं जिसमें आप सामान्यतः कार्य कर सकते हैं, यानी 25% जूम में भी आप काम कर पाएंगे, 200% जूम पर भी आप काम कर पाएंगे। कार्य करने पे किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। तो कार्य करने के सिद्धांत के अनुसार जूम साइज है मिनिमम 25 और अधिकतम 200। प्रश्न पूछा जाता है अधिकतम सीमा के बारे में, तो एक्सेल की अधिकतम जूम साइज सीमा है 10%, अधिकतम 400, डिफॉल्ट है 100%। तो समझ रहे होंगे दोस्तों जूम के अंतर क्या है। जूम साइज होना पेज ही जूम है, एक्सेल की स्प्रेडशीट ही जूम हो रही है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। MS एक्सेल 2003 या उससे पहले सॉफ्टवेयर की पंक्तियों की संख्या 65,000। दोस्तों ये नॉर्मल ऑफिस की बात हो रही है। जो पंक्तियों की संख्या है वो 65,536 है, और कॉलम्स की जो संख्या होती है वो 256 होती थी। MS एक्सेल 2003 से दूसरा प्रश्न है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 16, 777, 16, 777, 216 होती है दोस्तों। ये वो आंकड़े हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये नॉर्मल ऑफिस की बात हो रही है। नॉर्मल ऑफिस में एक्सेल की, इसमें कॉलम्स की संख्या अलग होती हैं, पंक्तियों की संख्या अलग होती हैं, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स की संख्याएं अलग होती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे MS एक्सेल के। मैंने आज आपसे MS एक्सेल के जो टॉप रामबाण प्रश्न है इनसे बात करी है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जरूर इन प्रश्नों से, एक्सेल की बात अगर पूछी जाएगी तो दोस्तों 100% इन प्रश्नों में से आपसे अवश्य ही प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। इस टॉपिक के बारे में, इस वन लाइनर के बारे में किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी YouTube फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप लोगों का निरंतर प्यार मिलता जा रहा है। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। आप लोगों के मोटिवेशन की हमें बहुत आवश्यकता है। आपका प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।